लद्दाख से वापस आए मुझे 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था। पहाड़ों में इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अब मुझे फील होने लगा था कि मुझे अब प्लेन्स एरिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। और गूगल मैप से लोकेशन सर्च करते करते मेरा ध्यान गया एक ऐसी स्टेट पर जो खूबसूरत तो बहुत है, पर अभी भी उस जगह पर अनगिनत कहानियां छुपी हुई है। मध्य प्रदेश। इस स्टेट में एक छोटा सा कस्बा है ओरछा। नाम सुना था पर कभी सोचा नहीं था कि इसके अंदर ऐसी कहानियां भी होंगी जो विश्वास से ज्यादा एक चमत्कार लगती हैं। ओरछा से 3 किलोमीटर अंदर एक गांव था जिसका नाम है लाटपुरा खास। और इस गांव में एक फार्म स्टे में रात को 10 बजे मुझे यहाँ के होस्ट भैया ने कुछ ऐसा बताया जिससे मेरे होश ही उड़ गए। जहाँ होने वाली घटनाओं को समझना थोड़ा मुश्किल था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और ये अपनी सीरीज है जिसका नाम है अपनी 25,000 किलोमीटर अक्रॉस इंडिया की राइड दोबारा कंटिन्यू करके काफी अच्छा लग रहा था। अपना सारा सामान बाइक पर लोड करके पेट्रोल फुल करवा के मैं निकल गया ओरछा के लिए, जो दिल्ली से लगभग 480 किलोमीटर था और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग लगभग 10 से 12 घंटे लगने वाले थे। सर लगभग 10 घंटे लगने वाले हैं आज के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है मुझे अपने घर से निकले हुए और अपनी जो एक्सप्लोरिंग इंडिया की लेग 2 है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो लेग 2 को स्टार्ट करने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये राइड जो है 4 लेग्स में बटी हुई है। पहला नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को अपनी मोटरसाइकिल पे मेरे को टच करना था, वो मैंने कर दिया। अभी लेग 2 में मैं टच करने वाला हूँ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। 3rd लेग में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे जाऊंगा और 4th लेग में मैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया को टच करूंगा, वो भी अपनी मोटरसाइकिल के साथ। और इस राइड पे ना अरे यार एक काम करते हैं, मोटर ब्लॉक के सेटअप पे आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। तो लगभग 100 किलोमीटर और 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं अपने घर से चले हुए। और एमपी एक ऐसी स्टेट है जिसको मैं मानसून के टाइम पे एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन अभी मानसून का टाइम नहीं है, मानसून निकल चुका है। लेकिन अभी भी कहते हैं एमपी को एक्सप्लोर करने का ये अच्छा टाइम है। भैया एक बात बताओ ना यार। हाँ, इतने सारे स्टेट थे अपनी कंट्री में, तो आपने सबसे पहले एमपी को ही क्यों चुना? क्योंकि तुमने एमपी को सिर्फ मैप में देखा है, मैंने कुछ और भी देखा है। कभी कभी किसी जगह का बुलावा मिलता है, वो भी बिना वजह के, और एमपी ने मुझे बुलाया था। दिल्ली से निकलते ही जैसे जैसे बाइक मध्य प्रदेश के अंदर घुस रही थी, लैंडस्केप पूरा बदलता गया। कभी सीधे एंडलेस हाईवेज, कभी घास के खेत और कभी इतनी शांति कि सिर्फ हवा और इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। सफर लंबा था और दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों घूम रहे थे, क्योंकि जिस जगह मैं एक्सप्लोर करने जा रहा था वो जगह रहस्यों और अनगिनत कहानियों से भरी हुई थी। इस राइड को लेकर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं पिछली रात सोया ही नहीं, जिसकी वजह से अब मेरे लिए राइड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। मुझे पावर नैप की सख्त जरूरत थी, लेकिन ये एंडलेस हाईवेज पे मुझे कोई भी ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था जहां पर मैं थोड़ी देर के लिए रुक सकूं और एक पावर नैप ले सकूं। लेकिन लकीली मुझे एक जगह एक ढाबा दिखा जहां पर मैंने अपनी बाइक को रोक दिया। इतनी ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी है कि एक जगह पे स्पेशली बाइक को रोका है कि भाई 15-20 मिनट के लिए एक नैप लूँगा और उसके बाद अपनी राइड कंटिन्यू करूँगा। यहाँ से ओरछा अभी और 70 किलोमीटर दूर है, 75 किलोमीटर के आसपास, पर नैप लेना बहुत ज़रूरी है। वो बड़ी एक छोटी सी मंजी जिस पे अभी मैं नैप लेने वाला हूँ। 45 मिनट्स का पावर नैप लेने के बाद मुझे काफी अच्छा सा फील होने लगा और मैं फिर से निकल पड़ा अपने मंजिल के लिए, जो अभी भी लगभग 70 किलोमीटर और दूर थी। और अभी राइड एंजॉय करने ही लगा था कि गूगल मैप्स ने दे दिया धोखा और मुझे ले गया एक ऐसी रोड पर जो कोई रास्ता ही नहीं था। जब आपको रास्ता ना पता और गूगल मैप्स के सहारे ही आप चल रहे हो तो ऐसा कुछ हो जाता है। अब ये कहाँ रास्ता भैया, रास्ता है ओरछा जाना है? हाँ सीधे ही है ना। तो भैया गूगल मैप्स के भरोसे पूरा चलेंगे तो ऐसा ही होगा। ओरछा डाला हमने मैप में और ये दिखा गया हमें इस साइड पे लेना है, और जबकि वहाँ पर थी फैक्ट्री। लेकिन कोई बात नहीं, बैक ऑन ट्रैक। अरे ये गूगल क्या करवा रहा है आज समझ नहीं आ रहा। आर्मी कैंट आर्मी एरिया में लेके आ गया और मुझे दिखा रहा है कि यहाँ से है ओरछा। भाई साहब बहुत बुरी हालत हो रखी है गूगल मैप्स की। तो पहले मुझे एक बहुत ऑफ रोड टेरेन्स के अंदर रह गया और अभी इसने मेरे को बिल्कुल ही आर्मी एरिया के अंदर घुसा दिया। मुझे वही लगा यार आर्मी रोक क्यों रही है ऐसे। तब उन्होंने बताया कि आप आर्मी एरिया के अंदर आ गए हो,
तो आपको वापस पीछे की साइड पे जाना पड़ेगा। समझ तो आ नहीं रहा, इससे पूछते हैं ऑटो वाले भैया से। भैया ओरछा जाना है। हाँ जैसे तैसे लोगों से पूछकर अभी सही रास्ते पर आ ही था और अपनी मंजिल खाली 10 किलोमीटर ही दूर रह गई थी। उसी वक्त मेरे दोस्त का मुझे फोन आता है। हेलो। हाँ भाई, कहाँ पे है? यार ओरछा जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ओरछा, ये एमपी वाला? हाँ 10 किलोमीटर रह गया, एमपी वाला ही। तो तू वहीं रुकेगा फिर आज? हाँ एक प्रॉपर्टी देखी है सिटी में, वहीं पर रुक जाऊँगा आज। अरे सिटी में कहाँ रुक रहा है? एक काम कर, 3 किलोमीटर पहले ना ओरछा से हम्म। एक रास्ता कटेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके। तो वहाँ पे ना शीतला फार्म स्टे करके है एक। अच्छा। पिंटू भैया मिलेंगे तेरे को वहाँ, बता दियो उनको मेरा ना। हम्म। तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब गाँव है, बहुत सुंदर गाँव है, अच्छा गाँव है। मतलब तेरे को ना वहाँ स्टोरीज वगैरह काफी मिलेंगी सुनने के लिए ना, अच्छी। क्या बात कर रहा? हाँ, वहाँ रुका आज, वहीं का प्लान कर रहा है। 3 किलोमीटर पहले कट पड़ेगा? हाँ 3 किलोमीटर पहले ही जस्ट कट पड़ेगा, शीतला फार्म स्टेज करके है। शीतला फार्म स्टे को ढूंढने के चक्कर में ना फिर से भटक गया। पर जाकिर खान ने ना एक कमाल की बात कही थी कि अपने लॉन्डो की दोस्ती ना एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है। भाई ने कहा करने का मतलब करने का, चाहे हमें बाद में कितना ही क्यों ना रिग्रेट करना पड़े। पर ये रास्ता मुझे रिग्रेट करवाएगा या मुझे अपनी मंजिल पे लेके जाएगा, ये मुझे थोड़ी देर में पता लगने ही वाला था। कहाँ से जा रहा है? गलियों के अंदर अंदर से भाई। तो ये है ओरछा जाने का रास्ता, पूरा अंदर गलियों से रास्ता बताया हमें। क्या चल रहा है भाई, ये कहाँ आ गए? अब जिन रास्तों से मैं गुजर रहा था ना, मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सही रास्ते पर भी हूँ या गलत जा रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ता मुझे गांव के अंदर से लेके जा रहा था। काका ओरछा जाना है, ये पूरा जंगल एरिया है क्या? अच्छा रोड है आगे? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चाचा। तो चाचा के रास्ता बताने के बाद लगा कि ये रास्ता सही है, पर ये रास्ता इतना सही होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। बस ऐसा लग रहा था मैं किसी फॉरेस्ट एरिया के अंदर बाइक चला रहा हूँ जहाँ रोड्स बनी हुई है। और फिर कुछ ही दूरी में अपना आज का ठिकाना शीतला फार्म स्टे भी आ गया और सच में ये जगह मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी मज़ेदार निकली। अब टाइम से फार्म स्टे में तो आ गए थे, पर अंदर आते ही पता लगा कि इस प्रॉपर्टी के ओनर झांसी गए हुए थे और गार्ड भैया से जब उनका नंबर लिया तो पता लगा कि उनको आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और रूम की चाबियां भी उन्हीं के पास थी। एंड सच बताऊं, ऐसी प्रॉपर्टी इस लोकेशन पे मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फिर सारा सामान अपनी बाइक से अनलोड किया और उन्हीं के फार्म में 2 घंटे टाइम काटने लगा, क्योंकि अब यहाँ आए थे तो रहना भी यहीं पर ही था। सुबह जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला, फार्म व्यू देखकर दिल ही खुश हो गया। भूख लगी थी बहुत जोरों से, तो सीधा नाश्ता करने बैठ गया और खाने में आज था दही है, आलू वो चटनियाँ और एक ही, और टमाटर वाली अचार, पापड़ और पूरी। सब्जी कभी कभी कर देते, जिसको खाना पड़ता ना तो नाश्ते में हम लोग जी देते। अच्छा, सब्जी नहीं होता? नहीं, आंवले वो अमरूद की चटनी गई तो वो कर देते। ये चीज़ होती है यहाँ पे। अपना नाश्ता तो हो गया, तो सोचा दीदी से थोड़ा खेत और खेती के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। पर जो दीदी ने मुझे बताया वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। खेती में क्या क्या उगाते हो? जैसे पालक हो गई, मेथी, टमाटर, आलू, बैगन। अच्छा, तो ये किसके लिए उगाते हो? जैसे गेस्ट आते तो हम लोग बाहर का नहीं ले आते जी, तोड़ के खिलाते इसको। अच्छा, तो ये मैं देख रहा हूँ सामने गाय भी खड़ी हुई है। तो उसका दूध भी होता तो उसकी चाय बना के पिलाते। मतलब बाहर का हम लोग ले आते नहीं है ज़्यादा। मुझे सच में बताऊं कोई आइडिया नहीं था, वो आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया इस प्रॉपर्टी के बारे में और मैं यहाँ पर कल रात को आ गया था। और पिंटू भैया,
क्या हाल है भैया? नमस्कार नमस्कार। तो ये है अपने पिंटू भैया, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है, ये यहीं के ओनर हैं। तो अभी मैंने इनको बोला कि मुझे कुछ आसपास की चीज़ें बता दो जहाँ पर मैं जा सकूँ, क्योंकि इन्होंने बताया ये जितना भी सराउंडिंग है ना सारा फॉरेस्ट एरिया, जंगल एरिया है आसपास। हाँ भैया जंगल एरिया। क्योंकि मैं पूरे विलेजेस के अंदर से आ रहा था तो ज़्यादा पता नहीं लगा मुझे, लेकिन मॉर्निंग में जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था तब मुझे पता लगा कि मैं एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर स्टे कर रहा हूँ। अभी हम आपको लेके चलेंगे, बजरंगबली का मंदिर है, छारद्वारी हनुमान जी हैं, उधर लेके चलेंगे। बहुत सिद्ध क्षेत्र है अपना। अच्छा चलो बैठो। कहाँ से बैठे? अरे ऐसे सीधा ऊपर पैर रखो ऐसे। हाँ। तो पिंटू भैया को बाइक पर बैठाकर मैं निकल गया अपनी पहली लोकेशन पर, चंदवारी हनुमान मंदिर, जहां उस मंदिर के बारे में और ओरछा के अस्तित्व के बारे में मुझे पता लगने वाला था। और ये मंदिर अपने फार्म स्टे से खाली 1 किलोमीटर की दूरी पर था। और फिर मुझे पिंटू भैया ने दोबारा बताया कि आसपास घना जंगल है और यहाँ जंगली जानवर भी होते हैं। जैसे ही मैंने मंदिर में पहला कदम रखा, मेरी नजर एक संत महाराज पर पड़ी और मुझे बताया गया कि ये महाराज रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, वो भी अनिश्चित काल के लिए, मतलब कभी ना खत्म होने वाली कथा। जब एक बार पाठ पूरा हो जाता है तो तुरंत दोबारा शुरू कर देते हैं। ये चलता रहता है। कोरोना में ये चालू हुई थी, ऊपर लिखा हुआ है, देखना आप। अच्छा, ये जब से चालू से 24 घंटे चालू रहती है। 24 घंटे चालू रहती है। और आप कितने सालों से पढ़ रहे हो इसको? 4 साल हो चुकी है इसको। आप ही को 4 साल हो गए। हाँ। और ये परंपरा पिछले 4 सालों से निरंतर चल रही है। ऐसे 5 संत महाराज हैं जो अपने अपने निश्चित समय पर पाठ करते हैं। जब हम लोग खाना होता है 6-7 सदस्य लोग हैं, 7 सदस्य, ड्यूटी बराबर लगी रहती, रात में भी करते हैं और दिन में भी। इस सफर को शुरू करने से पहले मैंने ओरछा के बारे में जानने की कोशिश की थी। इंटरनेट पे भी काफी पढ़ा था, पर हर जगह अलग अलग ही इंफॉर्मेशन मिल रही थी। इसीलिए मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई थी इस जगह को जानने के लिए। और इसीलिए मैंने यहाँ के बड़े पुजारी जी से मिलने और मुझे ओरछा के बारे में बताने के लिए आग्रह भी किया। तो पंडित जी, मैं यहाँ पर आया ओरछा जी। ओरछा के बारे में सुना बहुत है, लेकिन उसकी क्या सच्चाई है, क्या कहानी है, क्योंकि बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके की कहानियाँ बताई हैं मुझे। इंटरनेट पे भी अलग अलग सारी कहानियाँ हैं। तो ओरछा के बारे में बता देंगे, क्यों राम जी को यहाँ भगवान नहीं राजा के रूप में पूजा जाता है? तो पंडित जी ने बताया कि ये कहानी है एक रानी के विश्वास की और एक भगवान के राजा बन जाने की। ओरछा के राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, पर उनकी रानी कुंवारी गणेश कुमार राम भक्ति में डूबी रहती थी। राजा मधुकर शाही की 3 महारानियां थीं। राजा सहित 2 महारानियां कृष्ण भक्त थीं, लेकिन तीसरी महारानी राम भक्त थी। आपस में विवाद चलता था, वो कहती तुम कृष्ण कृष्ण बोलो, वो कहती तुम राम राम बोलो। दोनों महारानियों ने राजा से कहलवाया, राजा मधुकर शाही कि अगर ये सच्ची राम भक्त हैं तो राम जी को अयोध्या से ओरछा लाएं, क्योंकि राम जी का घर तो अयोध्या ही माना जाता है। एक दिन रानी ने ठान लिया, मैं अयोध्या जाऊंगी और राम जी को अपने साथ लेकर ही आऊंगी। वो अयोध्या गई और सरयू नदी के किनारे तपस्या में बैठ गई। दिन बीत गए और कुछ नहीं हुआ। एक दिन आधी रात को 12 बजे पूरी सेना को सुला दिया, वहीं से अपने पति मधुकर शाही को प्रणाम किया। आज हमारा आप ये अंतिम प्रणाम स्वीकार करें, इसके बाद ओरछा में मृतदेह आएगी, हम जीवित तो आएंगे नहीं, क्योंकि अब राम जी नहीं मिलेंगे तो कैसे आएंगे। थक कर रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी अपनी जान देने के लिए। और तभी राम जी एक मूर्ति के रूप में रानी की गोद में प्रकट हुए। और तब राम जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलूंगा, पर तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी पड़ेंगी। रानी ने बिना कुछ सोचे तीनों शर्तों के लिए हाँ कर दी। पहली शर्त होगी हम पुख नक्षत्र में चलेंगे। इस तरह से 8 महीने 27 दिन में अयोध्या से ओरछा राम जी को ले पाई। दूसरी शर्त थी माता जी जहाँ बैठा लोगी ओरछा में ले जाकर वहीं बैठ जाएंगे, फिर अन्यत्र नहीं जाएंगे। तीसरी शर्त थी कि आपको अपने पति देव पर विश्वास हो तो बोलो, क्योंकि वहाँ जाके ओरछा के राजा हम होंगे, राम राजा सरकार, आपके पतिदेव का राज समाप्त हो जाएगा। महीनों तक ये पद यात्रा चली और जब राम जी फाइनली ओरछा पहुंचे, रानी थकी हुई थी और राम जी के लिए एक चतुर्भुज मंदिर बन रहा था। रानी उसे देखने के लिए चली गई। तब तक राम जी की मूर्ति को रानी के एक महल के कमरे में रख दिया। कहते हैं वो कमरा रसोई हुआ करती थी। लेकिन जब रानी वापस आई और वो मूर्ति को उठाकर मंदिर ले जाने लगी, राम जी ने जाने से मना कर दिया और कहा, जहाँ पहली बार बिठाया गया हूँ वही अब मेरा घर है। और तभी से ओरछा के राजा बन गए राम जी। एक महल बन गया मंदिर, और आज भी राम राजा मंदिर को भगवान नहीं राजा राम के रूप में पूजा जाता है। पुलिस सैल्यूट करती है, रिपोर्ट उनके नाम पे लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ भक्ति नहीं राज शासन है। जैसे राम जी राजगद्दी पर बैठे, अपने भोजनालय में बैठे, राजा ने
को पता चला कि इनसे ये शर्त थी महारानी से, तो अपना ताज उठा के राम जी के चरणों में स्थापित किया। आज से आप ओरछा के राजा, हम आपके नौकर दास। अब मुझे लगता है कि मेरे पास सही ज्ञान है, जितना भी आपने बताया, वो किताबी ज्ञान या फिर इंटरनेट वाला ज्ञान अब मेरे पास नहीं है, वो सारा ज्ञान है जो आपके थ्रू मुझे मिला है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय जय श्री राम। मंदिर से निकलने के बाद एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि मुझे जो ओरछा के बारे में जानना था वो मुझे यहाँ पर पता लगा। और अब बारी थी एक ऐसे रहस्य को जानने और समझने की जिसका जिक्र हमारे हिंदू पुराणों में भी है, कल्प वृक्ष। पर कल्प वृक्ष है क्या, इसके बारे में अपनी लोकेशन पर पहुंच के ही पता करते हैं। ये मंदिर किस चीज का है? राम राजा मंदिर है ये ओरछा है? ये है ओरछा का मंदिर? अरे यही है ओरछा का मंदिर। यहाँ तो खाली खाली है, भीड़ तो है। ये तो खाली खाली है, भीड़ तो है नहीं। हाँ, ये क्या है? चित्रगुप्त, ठीक है। ये तो बहुत पुराना मंदिर है, वैसा ही है जी, घूमने के लिए है सर। हाँ, वो दिख रहा है, बहुत पुराना सा दिख रहा है मंदिर। अच्छा, वहाँ जाना भी मुझे। कल्प वृक्ष पेड़ है ना? हाँ, कल्प वृक्ष पेड़ है, तुम्हारा सीधे जाना। हाँ, वो इस साइड को रोड है, वो सीधे रख के जाना, फिर थोड़ा आगे हेलीपैड मिलेगा। हाँ, ग्राउंड के इस साइड को है, वो देख लेना, वो अलग ही दिखाएगा तुम बड़ा पे। एक बात तो माननी पड़ेगी ओरछा की, यहाँ जगह जगह पर खूबसूरत मंदिर देखने को मिलते हैं जिनमें ना जाने कितनी कहानियां छुपी हुई हैं। हनुमान मंदिर से कल्प वृक्ष लगभग 2.5 किलोमीटर दूर था और यहाँ से अब बस आधा किलोमीटर ही रह गया था। राम राजा सरकार की जय हो। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं कल्प वृक्ष पे और सच में मुझे इस जगह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी कहते हैं ना, अपना भारत जो बहुत इनक्रेडिबल है। किसी भी गांव, किसी भी जगह पे आप जाओगे, कुछ ना कुछ आपको यूनिक मिलेगा। और यहाँ पर मैं पूछते पूछते पहुँच तो गया हूँ कल्प वृक्ष पे, और यहाँ पर इतने लोग जो हैं यहाँ पर पूजा कर रहे थे, जो देख के मैं एक्चुअली शॉक हो गया। मुझे लगा था खाली मैं ही हूँगा, क्या देखूँगा, थोड़ा सा पेड़ होगा यूनिक सा, देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता लगा कि यहाँ पर एक्चुअली में साधु संत भी हैं और यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो एक हमारे यहाँ पर पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, तो इसके बारे में कुछ बता देंगे? हाँ, मैं बताऊंगा। ये नगर ओरछा धाम है और यहाँ ये कल्प वृक्ष का पेड़ है। ये समुद्र मंथन में निकला था, ये समुद्र मंथन में निकला था पेड़। और ये 14 रत्नों में जब पहले समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला, तो भोलेनाथ ने पी लिया। दूसरे नंबर लक्ष्मी जी निकली तो भगवान विष्णु के साथ चली गई। और तीसरे नंबर ये कल्प वृक्ष निकला तो इंद्र भगवान लेके चले गए। यहाँ मृतलोक में ये पेड़ नहीं था, यहाँ कोई पेड़ नहीं था कल्प वृक्ष का। जब इस यहाँ भगवान कृष्ण इस धरती के ऊपर लाए। तो ये इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ, क्या मान्यता है इस पेड़ की? इसके अंदर आप एक बार बताएंगे कि अंदर अभी मैं देख रहा हूँ कि किसी की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। ये 33 कोटि देवताओं का वास है। भगवान जे लड्डू गोपाल दास देखो भगवान, अच्छा, देख लिया जाए। जे भगवान शेष नांग देख लिया जाए यहाँ से। अच्छा, हाँ, जे बिल्कुल शेष नांग, जिसमें पूरे पत्ते पत्ते आशीर्वाद देते हैं चारों तरफ। देखो भाव, मैं मक्खन पुजारी बोल रहा हूँ। देखो, एक डाली से हलाए थे। ये डाली आप हिला रहे हो और वहाँ वाली हिल रही हाँ है? जी, बिल्कुल। दोनों कृष्ण राधे, दोनों भगवान 33 करोड़ देवता विराजमान है। देखो, एक हाँ, डाली हिलाने से पूरा वृक्ष हिलता है? हाँ, पूरा वृक्ष हिलता है। तो ऐसा और कहीं वृक्ष नहीं हाँ, है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कोई वृक्ष नहीं है ऐसा कि एक डाली हिला तो पूरा वृक्ष हिलेगा। इसमें प्रमाण दे रहा है। हाँ, ये तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हिल रहा है तो वो भी हिल रहा है। देख लो, पत्ते पत्ते आशीर्वाद। इसमें दो माता मधुमक्खी लगी हैं। यही तो शक्ति है, वे माता भी लगी है ऊपर। अब अभी देखने में पता है शक्ति यही है, यही शक्ति है। अब ऐसा हो सकता है, कई लोगों को ये भी लग सकता है कि हवा बहुत तेज चल रही है जिस वजह से हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। अभी पत्ते जरूर हिल रहे हैं लेकिन डाली नहीं हिल सकती हवा से। एक बार भाई दिखाना इधर। अभी मैं एक बार इसको वृक्ष को हिला रहा हूँ, जो कहता है कि ये एक टहनी हिलाने से ये वाली, ये पूरा वृक्ष हिलता है। भाई वो हिल रहा है, उधर वाला है ना, ये वाला, वो देखो, वो तक हिल रहा है।
जबकि उसका और ये डाली से क्या ही लेना देना। वो डाली यहाँ पर आके रुक रही है, इस वाले एरिया पे आके देखो, ये वाली डाली ये वाली इससे कनेक्टेड है ना, और ये वाला भी, ये वाला पेड़ इधर से हिल रहा है। तो ये भी यहाँ का एक अद्भुत चमत्कार है। जो लोगों ने बताया था ना कि यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है, तो यहाँ पर ज़रूर आशीर्वाद लेने। और देखो ना यहाँ पर कितने लोग आ रखे हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कारी चीज़ें हैं हमारे देश के अलग अलग राज्यों में। अम्मा बताना 3 सीज़न कौन से हैं? पहला सीजन तो है बिल्कुल झाड़ वाला, ऐसा झाड़ हो जाता है। हाँ। और ये कितना, कौन से महीने से कौन सा महीना होता है ये पेड़? ये कार्तिक अगहन में पूरा खत्म, दिवाली के बाद झाड़ हो जाएगा। अच्छा। और फिर ये अषाढ़ में फूल वाला है, फल आ जाएंगे। अच्छा। इसमें पत्ती नहीं आएगी। और फिर रक्षाबंधन में ये हरा भरा हो जाएगा। तो अभी हरा भरा है? अभी हरा भरा, 1 महीना पत्ती और रहेगी, पूरा हरा झाड़ हो जाए। तो मैं जो आया हूँ ये रक्षाबंधन के टाइम पे आया हूँ ना। हाँ, अभी नहीं है रक्षाबंधन, और तो दीपावली आ रही। हाँ, तो अभी थोड़े दिन पहले तो निकला रक्षाबंधन। हाँ, रक्षाबंधन तो निकल चुका, अब ये झाड़ हो जाएगा 1 महीने के बाद, फिर छाया लग जाएगा। अम्मा आपको कितने साल हो गए यहाँ बैठते हुए? हमको ज्यादा हो गई 5 साल से। 10 साल से हमें हो गए 5 साल तो। 5 साल हो गए? हाँ, हमको तो हो आप गई। लोग कहाँ रहते हो? यही गंज में पास, गाँव है अपना, कोई गाँव है? हाँ, गंज मोहल्ला। अच्छा, आपका दिल से विश्वास है इस जगह पर? हाँ, मैं पुजारी है उसकी। हाँ। हाँ जी, मैं पुजारी है। जो आप यहाँ मनोकामना कहोगे वो आपकी पूरी होती है। पूरी होती है। प्रसाद रूप में धागा चढ़ाती है। तो यहाँ पर अभी मैं निकलने वाला था, लेकिन इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि यार मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा कि इनसे सारी चीज़ें समझूं। अभी मैंने यहाँ पर देखा इनके पास पेंटिंग है, मुझे लगा कि यहीं तक खरीद के इन्होंने। ये क्या है आप लोगों ने? हाँ, मैंने बनाई है ये उड़द की दाल, मेथी, खड़िया मिट्टी, गोंद से। ये मैं खुद बनाती हूँ। ये है बजरंगबली। हाँ, ये इसको बोलते हैं बुंदेली पेंटिंग। मैं एक्चुअली में 2 मिनट ना, मैंने ये नहीं सुना आपने क्या क्या नाम लिए, मैं उसी में खो गया कि ये आपने बनाया है। हाँ। और ये जो 4 नाम आपने लिए, क्या बताया, किस किस से? उड़द की दाल, मेथी, खड़िया मिट्टी, गोंद, लुगदी, 5 चीजें हैं उसमें। इनमें से 4 के तो मैंने नाम भी नहीं सुने कभी। उगदी पता ही नहीं है क्या होता है मुझे। लुगदी। हाँ, लुगदी होती है, उसको बनाते हैं। अच्छा, उससे बनाते हो। हाँ। तो ये यहाँ पर बेचते हो आप? हाँ भैया। कितने का बेचते हो? ये 500 का भी चले जाए, कोई 400 का ले जाता है। अच्छा, यहाँ कोई अंग्रेज आते हैं? अंग्रेज आते हैं। अपन लोग अंग्रेज नहीं जितना करेंगे जितना अपन लोग सेल वो लेते हैं। अच्छा। क्योंकि अपन को भारत की चीजों का पता है क्या है। अब अंग्रेज तो आते हैं लेकिन लेते हैं नहीं। अंग्रेज का मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि मैं भी घूमता रहता हूँ बाइक पे। हाँ। तो ऐसे बाइक से अंग्रेज भी कई बार ऐसा हुआ आते हैं। हाँ, मेरे घर पे भी होम स्टे है भैया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 4 रूम है मेरे पास। मैं भी इंग्लिश बोलती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? हाँ, मैं बहुत ठीक हूँ। हाउ आर यू? इंग्लिश में बोलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसी हो? और क्या क्या आप लोग करते हो यहाँ पर? ये क्या पड़ा? देखो, ये भी पीपल के पत्ते पर ड्राइंग करती हूँ, आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं बहुत। अरे गणेश जी बना दिए आपने। तो ये देखिए, ये आपने अपने हाथों से किया? हाँ, हाथों से। 15 दिन लगते हैं इसको, पीपल के पत्ते को गला के फिर बनाते हैं। अरे, और ये कितने के देते हैं आप? ये भी ऐसे ही 400, 500, 300 ऐसे जाते हैं। ये जो आपकी कला है, हाँ ये भैया। आप खुद सीखे हो या आपके मतलब पूर्वज ये सब कुछ करते हैं? मेरी माँ, वो सासू माँ करती थी तो फिर मैंने उनसे सीखा। वो बनाती थी। हाँ। तो मैं उनका मसाला बनाती थी, अब मैं खुद करने लगी। तो ये आप सब एक दूसरे के रिश्तेदार हो या फिर ऐसा नहीं? नहीं, मोहल्ला के हैं। मोहल्ला के हैं सारे? हाँ। ये कई गाँव के हैं। मुझे पता होता ना आपके मोहल्ले का, तो मैं आप ही के मोहल्ले में आता रहने के लिए। मुझे पता ही नहीं था भैया। ये देखो, लक्ष्मी मंदिर। देखो लक्ष्मी माता जी की, देखो इन्होंने कितनी अच्छी और प्यारी सी एक। ये किससे बनाया आपने? ये भी मतलब पीपल के पत्ता है, 15 दिन उसको गला के फिर बनाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज पड़ा हुआ है? ये इसका फल फूल है भैया। ये इनका फूल है और ये उनका फल है। ये फूल है? हाँ, इसको रखने से बहुत कुछ वो होता है, लाभ होता है। हाँ, कोई खाता भी है, बहुत अच्छा रहता है। जल भी पी लो, पी के तो शांति आ जाती है शरीर के अंदर, बरकत भी रहती है। हाँ, यहाँ पे अलग ये यार अपने देश में क्या क्या चीजें, हर शहर, मतलब मैं सोचा भी नहीं था। मैं तो ऐसे रैंडमली आ गया यहाँ पर और अभी इन लोगों के साथ बैठा हूँ। और मुझे एक्चुअली अफसोस हो रहा है कि मैं यहाँ पर पीछे क्यों रुका हूँ। आपसे पहले ही मैं मिल लेता ना,
तो मैं आप ही के किसी के घर में जाता और वहीं पर ही रहता, आप लोगों के साथ खाता पीता। चलो चलो, अरे आपको हमारा अभी क्या हो गया? अभी नहीं, अभी तो मैं बहुत लंबे सफर पे हूँ, तो मुझे कल तो निकलना ही है। और राधा और कृष्ण की जोड़ी है, एक डाली से कोई सा वृक्ष नहीं हिलता, ये पूरा वृक्ष हिल जाएगा। और ये ऐसा पेड़ में नहीं है, वो समुद्र मंथन वाला पेड़ है जो 14 रत्नों में से निकला था। तो उसको इंद्र भगवान ले गए थे, तो श्री कृष्ण जी गए होंगे इंद्र लोग, तो इसका फूल लेके आए, तो रुक्मणी को दे दिया। तो सत्यभामा नाराज हो गई कि जब बिना फूल दिया तो मुझे तो पूरा कल्प वृक्ष चाहिए। तब वो इंद्र से लड़ाई करके लाए थे। यहाँ पे भगवान की शक्तियाँ, इसलिए ये पेड़ है। यहाँ पर जरूर आना, जहाँ से भी आप लोग सुन रहे हो मेरी पुकार, तो जरूर आना। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति भी मिलती है, और यहाँ जो भी मनोकामना करोगे जरूर पूरी होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अम्मा क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं, ऐसे वाला, ऐसे नहीं, ऐसे करेगा फिर। अम्मा फ्लाइंग किस कर रही है, पहले मुझे करा इन्होंने और अभी आप लोगों को भी कर रही है। चलो अम्मा, सदा सुखी रहो बेटा। चलो राधे राधे, राधे राधे। चलो तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुखी रहो, खुश रहो, सब खुश रहो भाई, अच्छा चले, इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। आपकी रोजी रोजगार में बहुत बड़ा सदा सुखी रहो। फिर मिलेंगे पक्का अम्मा, पक्का। मेरे को याद रखोगे? मैं अगर भूल जाऊँ, क्या है भैया, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप पहचान के कहना अम्मा वही हूँ मैं। अगर आप भूल जाओगे तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा आपको। अच्छा, कि आप कितने सुंदर लग रहे थे। अच्छा, अब तो उघारे आ गए हम। उघारे में तो अच्छे लग रहे हो। अरे बिल्कुल। चलो चलते हैं, अभी आते, ये लोग जाने नहीं देंगे, नहीं तो चलो। नहीं। अम्मा, अम्मा फ्लाइंग किस कर रही है। बाय अम्मा। सुबह उठते ही पता लगा कि दीदी मेरे लिए गर्मा गर्म पूड़ियां तल रही हैं, वो भी चूल्हे पर। तो रहा नहीं गया और पहुंच गया मैं खुद पूड़ियां तलने के लिए। अपने हाथों की बनी पूड़ियों का मजा लिया, पिंटू भैया को दिल से थैंक यू कहा फॉर हिज हॉस्पिटैलिटी और निकल गया अपनी अगली मंजिल के लिए। तो चलो भाई लोग, अब करेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन का सफ़र। मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा गाइस, अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है, आपको प्रॉपर्टी दिखा दी है, पिंटू भैया की हॉस्पिटैलिटी दिखा दी है। बाकी मैं निकल चुका हूँ अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए, जो मैं ऑब्वियसली आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। तो चलो इसी के साथ अभी आज का सफ़र ख़त्म करते हैं। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।